नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AMIES स्टडी सर्किल में। और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड पिछले कई दिनों से पूरे देश में लगभग चर्चा में है, तीन खास वजहों से। पहली वजह तो है बनभूलपुरा वाला केस, जो रेलवे की लैंड से रिलेटेड है। उस पर फिलहाल अगले महीने सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा 7 फरवरी को। एक तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था उत्तराखंड हमारा। दूसरी जो एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना थी वो थी जोशीमठ की लैंड सिंकिंग, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था इससे पहले, काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी। तीसरा जो अभी हाल ही में चर्चा में बहुत ज़्यादा है वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उसके द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाएं, जो काफ़ी शक के दायरे में आ गई धांधलेबाजी की वजह से। और कल की खबर है, आज और अखबारों में भी आया है कि फ़िलहाल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। ख़ास तौर पे जो PCS का जो मेंस वाला जो एग्ज़ाम है वो अब 28 जनवरी को ना होकर 23 से लेकर 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आयोग अब साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम को संपन्न करवाएगा और मेरा छात्रों से यही अनुरोध है कि वो बिना निराश हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम अब ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी और सारे एग्ज़ाम जो हैं वो साफ़ सुथरे तरीके से, पारदर्शिता तरीके से होंगे। तो उसके लिए सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। आज का जो सेशन है मुख्य रूप से मैं रखूँगा जोशीमठ के लैंड सिंकिंग के बारे में। एक वीडियो हम पहले बना भी चुके हैं, उसके आगे की बात देखते हैं और इसके बारे में और क्या हमें समझना चाहिए। ठीक, जैसे जोशीमठ की जो लैंड सिंकिंग है वो अपने आप में तो एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है ही, और उससे एसोसिएटेड जितने भी टर्म्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खासतौर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो पढ़ने के दौरान आपको कई सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। और मेरी को पूरी उम्मीद है ये कि UPSC यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अपने किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है वो, और PCS में हो सकता है कि मेंस में भी आ जाए। ओके, तो वो जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं उन सबका संबंध किस चीज़ से है? ग्लेशियर से है। किस चीज़ से है? ग्लेशियर से है, क्योंकि कुछ ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी अगर हम बात माने तो उनको पता चलता है कि जोशीमठ कभी ग्लेशियर के प्रभाव में था। ठीक, ग्लेशियर के प्रभाव में। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लेशियर से बनने वाले जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनका निर्माण कैसे होता है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक, जैसे मोरेन्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। एस्कर्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर की वजह से बनती है। थर्ड है यू शेप वैली, ये तो काफ़ी कॉमन सी बात है, यू शेप वैली है। और इसी से संबंधित है हैंगिंग वैली। ठीक, ओके, तो दीज ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कई सारे हैं लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं। ग्लेशियर खुद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी UPSC की तैयारी कर रहा है वो ग्लेशियर के बारे में खास तौर पे पढ़ के जाए इस बार। और भी कई सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो UPSC हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ से ना पूछकर कुछ और पूछ ले। ओके, सो बी केयरफुल कि ग्लेशियर से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, या तो UPSC के प्रीलिम्स वाले एग्जाम में जो 28 मई को है, या जो उत्तराखंड का जो PCS वाला एग्जाम है मेंस का, उसमें जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी वाला, GS का ज्योग्राफी वाला जो पेपर है, वहाँ हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। आज का सेशन खास तौर पे मैं इन ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपका ध्यान किसी और चीज़ में खींचना चाहता हूं, और वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। कैसे? क्योंकि जो रिलेशन है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच, ठीक, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है वही सेंट्रल थीम है किस चीज़ की? ह्यूमन ज्योग्राफी की। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें मैं सिर्फ 2 के बारे में चर्चा करूंगा आज। ठीक, पहली बात तो एक शब्द देखिए आप, जिसको हम कहते हैं डिटरमिनिज्म। क्या कहते हैं? डिटरमिनिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है निश्चयवाद। ठीक, क्या कहा जाता है? निश्चयवाद। ठीक, दूसरा टर्म आता है पॉसिबिलिज्म, जिसको हम कहते हैं संभववाद। कई सारे ऐसे थिंकर्स हैं
जिन्होंने इसमें अपनी थ्योरीज दी हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? संभववाद। पहले समझ लेते हैं कि निश्चयवाद क्या है, यानी कि डिटरमिनिज्म क्या है। ये डिटरमिनिज्म एक ज्योग्राफिकल टर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आई एम डिटरमाइंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिटरमिनेशन। मैं उस निश्चय की बात नहीं कर रहा हूँ। निश्चयवाद मतलब, या इसको कहते हैं नियतिवाद भी कह सकते हैं इसको, ठीक, नियतिवाद। क्या कह सकते हैं इसको? नियतिवाद। कि नियति ही तय करेगी कि क्या होना है। डेस्टिनी विल डिसाइड व्हाट विल गोइंग टू हैपन। तो इस थ्योरी को समझने के बाद ये चीज़ हमको समझ में आती है कि ह्यूमन, यानी कि मानव, ह्यूमन इज अ स्लेव ऑफ नेचर। मानव क्या है? प्रकृति का क्या है? गुलाम है, जो कि बात सही भी है। लेकिन ह्यूमन ने तरक्की करी, कई सारी डिस्कवरीज करी, कई सारे इन्वेंशंस किए, और उसी के आधार पर प्रगति के पाथ पर आगे बढ़ता रहा। उसने बड़े बड़े मकान बना लिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो मकान आखिर बना कहाँ रहा है। जोशीमठ भी उसका ही एक एग्जाम्पल है। ओके, तो नियतिवाद को पीछे करते हुए ह्यूमन ने कई सारे इन्वेंशंस किए, और पर्यावरण को, ठीक है ना, पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने की कला शायद मानव ने सबसे अच्छी तरीके से सीखी है। ओके, जैसे अभी इस समय नॉर्थ इंडिया में विंटर्स चल रहे हैं, ठीक, शीतकाल चल रहा है, तो मैंने देखिए कोट पहन रखा है, आप लोगों ने स्वेटर पहन रखा होगा, ठीक है, हमने हीटर्स लगा रखे हैं। तो ये किस बात की घोषणा है? ये इस बात की घोषणा है कि हमने पर्यावरण को अपने अनुकूल क्या कर लिया है? ढाल लिया है। अपने अनुकूल क्या कर लिया है? ढाल लिया है। और हम घोषणा कर रहे हैं कि हम विजेता हैं, हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। दरअसल इस बात की ही घोषणा थी। ठीक, इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि हमने पर्यावरण को अपने अनुकूल ढाल लिया, ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? पॉसिबिलिज्म का, यानी कि संभववाद का, कि ह्यूमन आगे बढ़ सकता है, इन्वेंशंस कर सकता है। अब तो कर्णप्रयाग में रेलवे लाइन भी बनने का काम काफ़ी जोरों पे है। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, कि क्या रेलगाड़ी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम में बनाए जाने चाहिए या नहीं। ओके, ये देखने वाली बात होगी कि क्या करती है सरकार इसमें। संभववाद और निश्चयवाद के बीच में हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो जोशी मठ है वो फंस गया आकर। ठीक है, लोगों ने इसको एक ऐसा स्पॉट बना दिया कि यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगातार बनता गया। कई सारे होटल्स बन गए, कई सारे टूरिस्ट स्पॉट बन गए यहाँ पर, जिससे हुआ क्या कि ये ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है ये इलाका। ठीक है, जो कि यहाँ की जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने से बाहर है मामला ये। तो जोशीमठ में जो हुआ है ना, ये पॉसिबिलिज्म का एग्जाम्पल है, लेकिन अल्टीमेटली वो बात साबित हो जाती है जो निश्चयवाद के समय में थी कि ह्यूमन इज़ अ स्लेव ऑफ नेचर। और जो भूदशा जोशीमठ में हो रहा है, ये ज्योग्राफी ने बता दिया कि आप कितना भी विकास कर लीजिए, अल्टीमेटली जीत किसकी होगी? प्रकृति की ही होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो नए कॉन्सेप्ट भी बाद में आते रहे, जिसको हम कहते हैं नव निश्चयवाद, दैट इज कॉल्ड नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि विकास तो करना है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर। ओके, तो उम्मीद मैं करता हूँ कि सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, वो इस बात का ध्यान रखेगी कि हमें पर्यावरण को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुँचानी है, और ऐसा विकास करना है जो बीच के रास्ते से गुजरता हो, जो कि नव निश्चयवाद वाला है। ये जो तीनों जो वाद हैं, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। और जिन लोगों का ऑप्शन ह्यूमन ज्योग्राफी है मेंस में, यूपीएससी में, वो इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये तो मैं एक जनरल सा डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जोशीमठ को केंद्र में रख के हम समझ सकते हैं कि जोशीमठ दरअसल इसके और इसके बीच में फंसा हुआ एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको सिर्फ ये बताने के लिए करा गया था कि इस चीज़ पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, और सरकारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।